हेलो एंड वेलकम बैक। आज की यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 3 साइकोलॉजी ऑनर्स की छात्राओं के लिए है। आज हम लोग पेपर 6 का एक चैप्टर एजुकेशन ऑफ स्पेशल टाइप चिल्ड्रन करने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर 6 के पार्ट 2 का हिस्सा है और उसका लास्ट चैप्टर या 5th चैप्टर है एजुकेशन ऑफ स्पेशल टाइप चिल्ड्रन, यानी विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों या विशिष्ट प्रकार के बच्चों के शिक्षण और समायोजन के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में अध्ययन करना है। सिलेबस की बात करें तो हम लोगों को इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिसको कि हम दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग बच्चे, दूसरे हैं डल यानी मंद बुद्धि के बच्चों, तीसरे बैकवर्ड यानी पिछड़े बच्चे, और चौथे गिफ्टेड यानी कि जो प्रवीण हैं, जो जिनको इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअल हैं। इन 4 तरह के बच्चों का शिक्षण और समायोजन हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर समझना है। अब आते हैं हम लोग कि वो कौन से बच्चे हैं जिनको कि विशिष्ट जिनकी ज़रूरतें विशिष्ट हैं या जिन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत है। हु आर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो डेफिनेशन की बात करें तो स्पेशल नीड्स इज एन अम्ब्रेला टर्म एंड इट कवर्स चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, साइकियाट्रिक कंडीशंस एंड कंजेनाइटल कंडीशंस दैट रिक्वायर a special attention so children can reach their potential। यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक वृहद पद है, एक वृहद टर्म है जिसके अंतर्गत की कई तरह की आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यानी कुछ शारीरिक डिफॉर्मिटी है जिनमें, या जिनमें विकास के दौरान सामान्य विकास नहीं हो पाया है, या फिर मानसिक रूप से मानसिक कंडीशन उनका ऐसा है कि उन्हें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ रही है। वे बाकी बच्चों की तरह सामान्य तरीके से या कन्वेंशनल तरीके से शिक्षण और समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसमें जो बच्चा रहता है उसको डिसलेक्सिया नामक डिजीज रहता है। एक मानसिक रोग है जिसमें अक्षर को सही से समझने में बाधा होती है। तो वैसे बच्चों के लिए स्पेशल केयर या स्पेशल टूल्स की आवश्यकता होगी ताकि उनकी ज़रूरतों को एड्रेस किया जा सके। ऐसे बच्चों में क्षमता की कोई कमी नहीं होती, बस ज़रूरत होती है हमें कि उनकी क्षमता के अभिरूप या उनके क्षमता के अनुरूप उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, साथ में जो विशिष्ट उपकरण हैं, शैक्षिक उपकरण, वो भी उनको मुहैया करा दिए जाएं, तो वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। जो बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं उनको शिक्षण के लिए भी, यानी जब आप उनको पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाने के तरीके भी सामान्य बच्चों के लिए जो विधियां यूज हो रही हैं वही कारगर साबित नहीं होंगी। उसमें ऐसे बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड, यानी व्यक्तिगत रूप से विकसित की गई शिक्षण पद्धतियां ज़्यादा काम आएंगी। तीसरी बात कि जब हम इस तरह के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है कि बाकी बच्चों की तरह ना हो। उनका सांवेगिक विकास जो है, जो संवेगों को समझने और संवेगों को प्रदर्शित करने की क्षमता है, वह हो सकता है कि सामान्य बच्चों जैसे ही ना हो। उनके संवेग अभिव्यक्त करने की क्षमता या संवेग अभिव्यक्त करने का जो प्रतिरूप है, पैटर्न है, वो सामान्य बच्चों से भिन्न हो सकता है। उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ऐसे बच्चों की वह भी अलग हो सकती है। जैसे हम लोग सामान्यतः यह मान के चलते हैं कि अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो वह 4th या 5th स्टैंडर्ड में जा चुका होगा और उसको बेसिक मैथ्स और लैंग्वेज का स्किल्स
आने लगे होंगे और वह सोशल साइंसेज साइंस की ओर भी अपना कदम बढ़ा चुका होगा। लेकिन जब हम विशिष्ट आवश्यकता के बच्चों की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वह इतने ही उम्र में सामान्य बच्चों से आगे भी, जब वो एक्सेप्शनली होंगे, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होंगे या गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे, तो उस दशा में तो वो सामान्य बच्चों से उनके सीखने की रफ्तार कहीं ज़्यादा होगी। बट बाकी जो कंडीशंस हैं जो हम लोग कह रहे हैं, फिजिकल हैंडीकैप, डल, बैकवर्ड, इसमें हो सकता है कि सामान्य बच्चा जो कि 10 साल का है, उसकी जो सीखने की दर है, जो शैक्षणिक उपलब्धि है, एजुकेशनल आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, उसकी तुलना में इन बच्चों का लर्निंग आउटकम उसी उम्र में कम हो। तो हमें ऐसे गोल सेट करने होंगे जो कि इंडिविजुअल बच्चे के क्षमताओं के अनुरूप हो, माने अलग अलग बच्चे के क्षमताओं को एसेस करके, मूल्यांकन करके, और उसके अनुरूप ही हमें उनके लिए लर्निंग आउटकम या लर्निंग गोल सेट करने होंगे। इसमें एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में क्या क्या चाहिए होता है, तो द टर्म चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, क्या क्या चाहिए होता है नहीं, क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। तो द टर्म चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स कवर्स चिल्ड्रन हु मे हैव चैलेंजेस विच आर मोर सीवियर देन द टिपिकल चाइल्ड। यानी इसके अंतर्गत जो बच्चे आ रहे हैं उनमें उनको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो कि सामान्य बच्चों को नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, सामान्य बच्चों को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन के काम करने या उनको सीखने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जब हम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों को हो सकता है कि जो काम आपको सहज लगता हो वह काम भी उनको सिखाना पड़े या उस काम को करने के लिए भी उन्हें बाह्य मदद की दरकार हो। तो इस केस में ऐसे बच्चों को हमें जो लाइफ स्किल्स हैं, जीवन कौशल हैं, कैसे खाना खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे चलना है, कैसे अपना काम करना है, अपनी व्यक्तिगत काम, इन सबको सिखाने के लिए भी बाह्य सपोर्ट या एडिशनल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। Children with special needs may need lifetime support when it comes to deal with everyday issues such as daily course, work, social interaction and financial matters. तो जो ऐसे बच्चे हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले, हो सकता है उनको कि जीवन पर्यंत बाह्य मदद की ज़रूरत पड़े उनके काम को सिखाने के लिए, या जब वो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें एक गाइडेंस या सपोर्ट की जगह हमेशा बनी रहती है। So while educating children, we may incorporate activities that teach them life skills. कहने का तात्पर्य ये कि चूँकि इन बच्चों को दिन प्रतिदिन के काम भी सीखने पड़ रहे हैं, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर उन बच्चों को हम पढ़ाने के लिए लाए हैं, वहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियों को भी शामिल करें जिनमें उनके लाइफ स्किल, जीवन कौशल को बढ़ाने या जीवन कौशल को सिखाने का भी उपाय किया गया हो। अब हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो अलग अलग सेगमेंट हैं, अलग अलग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी जो हम लोगों को कवर करना है वह है फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। जो शारीरिक रूप से हैंडीकैप हैं बच्चे, उनकी शिक्षा और समायोजन के लिए क्या विशिष्ट उपाय हमको करने चाहिए, हम इसमें ये देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है कौन, किसको कहेंगे हम कि यह दिव्यांग है। तो इसके लिए भी एक डेफिनेशन है कि अ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज अ डिजेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर and neurological origin which constitutes a disadvantage, a restriction in one or more aspects of daily living activities including work. कहने का तात्पर्य यह कि ऐसा व्यक्ति जिसको कि कोई डिजेबिलिटी हो, कोई डिफॉर्मिटी हो, डिजेबिलिटी या डिफॉर्मिटी हो, उसके लोकोमोटर या स्नायु
भाग में, जिसकी वजह से वह सामान्य व्यक्ति की तरह अपने शरीर का उपयोग नहीं कर पा रहा है। जैसे शरीर के जो अंग हैं उनका जो कार्य होता है वो सामान्य रूप से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। किसी का पैर है छोटा रह जाए या हो ही ना या टूट जाए तो वह उस पैर का उपयोग सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि यह दिव्यांग है। ऐसा ही किसी भी अन्य अंग के साथ भी हो सकता है। लेकिन हर तरह के फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को एजुकेशन में विशिष्ट उपाय की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास पैर न हो तो ज़्यादातर जो हमारा शिक्षण पद्धति है आज की, उसमें उस व्यक्ति को बहुत बाधा नहीं होने जा रही है, क्योंकि सिलेबस उसके लिए सेम होगा, क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता सेम है। लिखने पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो भी हाथ से करनी होती हैं तो वह कर पाएगा। स्पेशल प्रोविज़न की आवश्यकता थोड़ी सी होगी जो स्कूल का परिवेश है उसको सुधारने में। यानी अगर वो व्हील चेयर कैरी कर रहा है, जैसा कि हम लोग ये इस उदाहरण में एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनको अपने पैरों में पैर से विकल अंग हैं या दिव्यांग हैं, तो उस केस में हमें ऐसे स्कूल बनाने होंगे जहाँ पर कि वो अपने व्हील चेयर के माध्यम से मूवमेंट कर लें। दूसरी बात कि चूँकि ऐसे लोग सामान्य स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे, यानी ऐसे स्कूल जो कि सामान्य बच्चों के लिए हैं उसी में ही जा रहे होंगे, तो हमें जो हमारे शिक्षक होंगे या बच्चे के साथी सहपाठी होंगे, जो दूसरे बच्चे होंगे, उनमें समय समय पर उनको सेंसिटाइज किया जा सके, संवेदनशील बनाया जा सके ऐसे बच्चों की आवश्यकता के प्रति, इसके लिए भी हमको प्लान करना होगा। और इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस बीच बीच में स्कूल अथॉरिटी को करते रहने होंगे, जहाँ पे वो अपने शिक्षक और स्टूडेंट्स को फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं और उनकी जो जगह है उसके प्रति सेंसिटाइज कर सकें। तो हम देख रहे हैं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड में कुछ ही कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको कि स्पेशल केयर और स्पेशल तरह की पढ़ाई की आवश्यकता हो रही है। खास करके जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जिनको दृष्टि से संबंधित विकार हैं या सुनने में परेशानी है, बोलने में परेशानी है, वैसे बच्चों के लिए ही हमें स्पेशल प्रोविज़न करने की आवश्यकता पड़ रही है। गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है विकासपीडिया.in, उस पर अगर हम लोग जाएं तो वहाँ पर फिजिकल डिजेबिलिटी जो हैं, शारीरिक विकलांगता जो है उसके किसे कहेंगे ये परिभाषा भी दी गई है और क्या क्या उसके प्रकार हो सकते हैं ये भी अवेलेबल है। तो पर्सन विथ डिजेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विथ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट विच इन इंटरेक्शन विथ बैरियर्स hinders his full and effective participation in society equally with others। तो यहाँ पे विकलांगता के या दिव्यांगता का परिभाषा दी गई है कि ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग कहेंगे जिसको कि लंबे अवधि के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी किसी प्रकार की इम्पेयरमेंट है, बाधा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग पर्सन विद डिजेबिलिटी कहेंगे। और इसके टाइप्स में आए तो फिजिकल डिजेबिलिटी में पहला हो सकता है लोकोमोटर्स डिजेबिलिटी, यानी हाथ पैर या ऐसे ही किसी अंग में कुछ कमी रह जाए। दूसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट्स, यानी कि दृष्टि दोष से ग्रस्त जो बच्चे या व्यक्ति हैं। और दृष्टि दोष दो तरह का हो सकता है। पहला तो है कि पूर्णतया अंधा हो, कोई कंप्लीटली ब्लाइंड हो, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता हो, तो उसके लिए क्या प्रयोजन करने होंगे। और दूसरे तरह के जो दृष्टि दोष से ग्रसित बालक हैं उनको सिर्फ कम दृष्टि की समस्या है, यानी उनको दिखाई तो पड़ता है परंतु सामान्य व्यक्ति से कम दिखाई पड़ता है, वो निम्न दृष्टि के बालक हैं। सुनने या श्रवण दोष से ग्रस्त बालक, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि दो तरह के होंगे। एक तो कि पूर्णतया डेफ होंगे, पूर्णतया बहरे होंगे जिनको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, और एक होंगे कि जिनको सुनने में कठिनाई है। तो इन दोनों तरह के बालकों के लिए भी अलग अलग तरह के शैक्षणिक
योजना आपको प्रस्तुत करनी होगी ताकि वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएँ। तीसरी जो कैटेगरी है वह स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी है। भाषा से संबंधित जो विकार लोगों में या किसी व्यक्ति में पाए जाएंगे, हो सकता है कोई तुतलाने की समस्या हो, किसी को हो सकता है कि पूर्णतया गूंगा हो, कोई उच्चारण नहीं कर पा रहा हो, किसी को आवाज़ में दोष हो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें प्रवाह की समस्या हो, फ्लुएंसी की प्रॉब्लम हो, या लैंग्वेज डिजॉर्डर किसी और तरह का हो। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोगों को स्पेशल प्रोविज़न करके रखने होते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके, यानी कि पहले दृष्टि दोष से संबंधित बालकों के लिए देख लेते हैं, फिर भाषा दोष से, और फिर श्रवण दोष से। तो सबसे पहले आते हैं हम दृष्टि दोष में। जैसा हमने बताया कि दो तरह के बालक हो सकते हैं, एक जो पूर्णतया अंधे हैं जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, और दूसरे जिनको कि कुछ हद तक दिखाई पड़ता है पर सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से उनकी दृष्टि क्षमता कम है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णतया अंधे बच्चों की एडजस्टमेंट और उनकी शिक्षा पर बात कर लेते हैं, यानी उनकी शिक्षा और समायोजन कैसे होगा, उसमें क्या स्पेशल चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान देने की हमें आवश्यकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो पहला जो ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए शिक्षा की अनिवार्यता है, या कहें कि एसेंशियल आइटम है, वह है ब्रेल सिस्टम। और क्या है यह ब्रेल सिस्टम या ब्रेल पद्धति? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कभी बचपन में कि ब्रेल लिपि जो है उसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था। कब किया था इन्होंने? 1830 के आसपास किया था। वह स्वयं एक अंधे व्यक्ति थे। तो क्या किया उन्होंने कि 6 बिंदु लिए, 6 उभरे हुए बिंदु लिए, और उसके सहारे वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखने, संख्या एवं अन्य सामग्री को लिखने की एक पद्धति थी। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो उभरे हुए होते हैं, यानी जो अंधा व्यक्ति है, अंधा बच्चा है, वो अपने हाथ से छू कर और उन उभारों का अनुमान लगा कर कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है उसको पढ़ सकता है और उसी से लिख भी सकता है। तो ब्रेल पद्धति की तहत ब्रेल लिपि की पुस्तक भी उपलब्ध करानी होती है, और ब्रेल के लिए स्लेट भी अलग से आती है, ब्रेल स्लेट। तो उनको कैसे पढ़ा जाए, उनका कैसे उपयोग किया जाए, ये सिखाना होता है हमें। ब्रेल अक्षरों को छात्र स्टाइलस की मदद से लिखेंगे, तो उन अक्षरों के उभारों को उंगली की नोक से कैसे समझें, कैसे लिखें, ये सब कुछ बच्चों को बताया जाता है। साथ ही अब चूंकि यह दौर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का है, तो कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंप्यूटर इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिनके द्वारा एक अंधा व्यक्ति भी लिखने पढ़ने के उपाय कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए स्पीच प्लस कैलकुलेटर, ऐसा कैलकुलेटर जिसमें कि आवाज़ भी है या बोलने से वो काम करे। वैसे ही कुछ और उपकरण है, ऑप्टाकोन, कुर्जविल रीडिंग मशीन है। सेकंड पर आते हैं कि और क्या क्या प्रयोजन या हम लोग प्लानिंग या उनके लिए ऐड दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं। तो दूसरा है स्पेशल करिकुलम। दृष्टिबाधित बच्चों का सिलेबस या करिकुलम पाठ्यक्रम जरूरी नहीं कि सामान्य बच्चों की तरह ही हो, उनकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से स्पेशल करिकुलम भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें जीवन से जुड़े हुए लाइफ स्किल्स और साथ ही ऐसे कामों को भी सिखाया जाए जिसको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण कहते हैं, जिनमें वो अपने दिन प्रतिदिन के काम तो सीख ही सकें, आगे जाकर वो कुछ अर्निंग के लिए भी उपाय जुटा सकें। तब जाकर हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उनको आत्मनिर्भर बनाना संभव हो पाएगा। तीसरा है टू प्रोवाइड एन इंक्लूसिव एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो जब हम ऐसे बच्चों को किसी स्कूल में डालते हैं, तो ये स्कूल दो तरह के हो सकते हैं, या तो कि वो स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल हों जहाँ पे सिर्फ अंधे बच्चों को ही पढ़ाया जाए। तो वहाँ पर तो सारी सुविधाएं, सारे शिक्षक और सारे बच्चे चूँकि इसी लक्ष्य को लेकर
बच्चे तो चूँकि स्पेशल स्कूल है तो सारे बच्चे अंधे हैं, तो एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ पाएंगे। टीचर्स भी ट्रेंड होंगे, हो सकता है कि टीचर्स में से भी कुछ ब्लाइंड ही हो, और कुछ अगर सामान्य टीचर भी होंगे तो वो ब्लाइंड बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। तो यहाँ पर कोऑपरेटिवनेस की कोई कमी नहीं होगी, सब एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। लेकिन अगर कभी किसी सामान्य स्कूल के एक हिस्से में ब्लाइंड स्कूल है या ब्लाइंड बच्चों के लिए क्लासरूम अलग से है, तो वहाँ पे ऐसे बच्चे बाकी बच्चों, सामान्य बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। तो उस समय यह ज़रूरी हो जाता है कि सामान्य बच्चों में ऐसे बच्चों के प्रति, यानी अंधे बच्चों के प्रति उनको सेंसिटाइज किया जाए कि इन बच्चों में क्या खासियत है, क्या उनके साथ जब आप अंतःक्रिया कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, यानी ऐसे बच्चों की जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को बाथरूम, वॉशरूम या स्कूल के अन्य हिस्से हैं वहाँ पर वो भ्रमण कर सके स्वतंत्र रूप से, या पता कर सके कहाँ क्या है, उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज मुहैया करानी होगी। लर्निंग मटेरियल्स को इस तरह के लर्निंग मटेरियल को डेवलप करना होगा जो इन बच्चों की आवश्यकताओं को कैटर करे। दूसरी चीज़ कि शिक्षकों को दो तरह के शिक्षक हम मुहैया करा सकते हैं। एक तो कि सामान्य शिक्षक, जिनको कि हम ऐसे बच्चों की ज़रूरत और उनकी विजन एम्पेयरमेंट्स या दृष्टि दोष के प्रति ट्रेन कर सके, प्रशिक्षित कर सकें। और दूसरा है कि ऐसे टीचर्स या ऐसे एजुकेटर्स हम लेके आएँ जो कि पूर्णतया अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही, जिनकी ट्रेनिंग पूर्णतया अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही हुई है। साथ ही जो क्लासरूम होंगे वो ऐसे इक्विपमेंट से इक्विप्ड होने चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे अगर अंधे बच्चों का क्लासरूम है तो वहाँ पे ब्रेल लिपि की चीज़ें रखने की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पे उसमें सिस्टम हो सब कुछ। तो इस तरह से हम सामान्य बच्चों के तरह ही अंधे बच्चों में भी, जो शिक्षा का एक उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने, आगे जाकर अपने को संभालने लायक संसाधन अर्जित कर सकें, वह कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।